मैथ्स में ये दूसरी बार होने वाला है सितंबर माह में, और इसका डेट प्रोस्पेक्टेड है सितंबर माह में। ठीक है, तो उस पैट की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले, इवन पैट की क्या, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, उसी मुहिम को हम देखते हुए, जो पिछली बार जो पैट का एग्ज़ाम किया गया था, पहली बार पैट का एग्ज़ाम हुआ था, तो मात्र 2 पेपर हैं उसके, तो 2 पेपर हैं क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उस 2 शिफ्ट के पेपर करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और हर क्वेश्चन को देखना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा। सही है, तो आज हम पहली शिफ्ट का पेपर देखेंगे, और इसमें मैं पेपर में आपको मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि मैथ का वेटेज कुल मिलाकर 25 मैथ का वेटेज यानी कि 25 क्वेश्चन आने हैं, कितने 100 में से एक बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा यही पोर्शन आ रहा है, मैथ का पोर्शन 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इस वीडियो में मैथ के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या लेवल रहा था, कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे उन्हें टैकल करेंगे हम, आइए हम उस पर चर्चा करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को। ठीक है, एक एक करके। तो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करके बताऊँगा, सही है, पेपर में ही। और अगर आपको व्हाइट बोर्ड पर मतलब कराने की इच्छा हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड पर भी करा दूंगा एकदम सेपरेट में, अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारे क्वेश्चन, चलते हैं स्क्रॉल करते हैं नीचे, और क्वेश्चन हमें मिलेंगे थोड़े आगे चल के। देखो ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, ये हो गया। सबसे पहले 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मैथ का। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे जो सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। सोना कितना होता है, 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट का मतलब होता है ये 100% प्योर होता है, 24 कैरेट। सही है, समझ गए आप। ठीक है, अब हमें 1 कैरेट की वैल्यू निकालनी है, तो 100/24 ये हमारी 1 कैरेट की वैल्यू हो गई। अब हमें 18 कैरेट सोने का परसेंटेज पूछना है, तो 18 कैरेट निकालना है, तो हम यहाँ 18 से गुणा कर दें, हो गया 18 एकम 18, तो यहाँ भी 18 से गुणा कर दो 18, तो ये 18 कैरेट का मूल निकल जाएगा। इसे काटो, 6 3 18 और 6 चौक 24, 4 25 यम। ठीक है, तो 25 3 75, यानी कि जो 18 कैरेट की जो वैल्यू आई है वो 25 3 75, यानी कि 75% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 75%। तो देखो इस टाइप से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें हो सकता है तो मैं प्रॉब्लम हो, क्योंकि हौच पौच हो सकता है यहाँ पे। तो इस मतलब इन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम रोक कर भी एक बार आप देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, आराम से, क्योंकि अभी मेरे पास सुविधा नहीं है व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन कराने की। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 18 कैरेट का जो सोने का प्रतिशत हो गया 75% हो गया। सही है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। सही है, 25 के 25 किए जा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है 31 नंबर में क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ डायरेक्ट केवल मैथ की। सही है, तो 31 नंबर में क्वेश्चन है कि अंडर क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 बराबर 72/56, इसमें आंसर क्या होगा। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ अंडर ये क्वेश्चन मार्क है ना, उस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेता हूँ, x अपॉन 196। ठीक है, ये अंडर रूट नीचे तक है, 196 बराबर 72/56। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये x अंडर रूट ऐसी रखेंगे। ठीक है, बटे जो 196 है, 196 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए 196 कितने का वर्ग है। ये वर्ग होता है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है। जब निकालेंगे 14 14 में 196, यानी कि 196 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 14। तो अंडर रूट में से एक पेयर निकल जाएगा 14 का, तो ये 14 निकल आएगा। ये सभी जितने कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते होंगे कैसे निकलेगा 14। ठीक है, अब देखो यहाँ समान 14 चौका 56, ये काट देंगे, और 4 18 72, 18 चौक 72, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितना है 18, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का मान निकालना है। तो यहाँ स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 18 18 324, सॉरी
मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने देखा था कि x अंडर x बराबर 18 आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। x बराबर 18 18 324, तो हमारा आंसर क्या आ गया 324। इस क्वेश्चन का आंसर 324 है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 31 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 32वां, ठीक है। 32वां क्वेश्चन नंबर आता है। 32वां क्वेश्चन नंबर क्या है कि 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 बटे 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस 885 गुणा 115। तो देखो ये फार्मूला पढ़ा होगा हमने, क्या कि फार्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर 3, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ अब सही, ठीक है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी, ये फार्मूला पढ़ा होगा हमने, ठीक है। तो ये क्या है, देखो 885 को मैंने a मान लिया, तो a की पावर देखो a गुणा a 115 को मैंने b मान लिया, b गुणा b, तो a गुणा a करेंगे तो a की पावर 3 तो हो गया ये, और ये 115 गुणा 115 तो ये b की पावर 3 तो हो गया, ये 3 बार गुणा हो रही है इनकी, ठीक है। और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a गुणा b, ठीक है। तो 885 को मैं a मान ले रहा हूँ और 115 को b मान ले रहा हूँ, ठीक है। और ये a गुणा a हो गया और ये b गुणा b हो गया, तो b स्क्वायर लिख सकते हैं, और जे a गुणा b हो गया। आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला है, ये जो फार्मूला है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, मैं थोड़ा दोबारा बताऊँगा आपको कि ये फार्मूला है कि a की पावर 3, ऊपर मैंने लिख रखा है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी। तो मैं इसको हम इधर लिख लूँ कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फार्मूला क्या है, a प्लस b जोड़ देंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ए बी। अब देखो ये देखो आप इससे ये काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, तो बचा क्या a प्लस बी, केवल a प्लस बी बचा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी बचा, तो a प्लस बी कैसे बचाएंगे, देखो a का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है a प्लस बी, a की वैल्यू है 885, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी 115। तो 885 115 कितने हो गए, यानी कि 800 900 1000, तो 1000 हमारा आंसर आ गया। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमेशा फार्मूला ला के देखें। तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला जो बड़ी वाली ब्रैकेट से बड़ी वाली ब्रैकेट कट जाएगी, बचा क्या ऊपर a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा 1000। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें परमेयकरण करना पड़ता है, हर का क्या करना पड़ता है, हर का परमेयकरण करना पड़ता है। कैसे, ये हर है नीचे वाला, ये हर है, तो इस हर का क्या करेंगे परमेयकरण। परमेयकरण का मतलब है कि इसके अपोजिट जो चिन्ह है, इसके अपोजिट, जैसा प्लस है तो यहाँ माइनस, इससे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, तो ये हर का परमेयकरण कहलाता है। क्या हो गया, ये हर का परमेयकरण हो गया। अब देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो एक पावर ये और एक पावर ये दोनों सेम है, तो a माइनस बी यानी कि √5 माइनस √3 की पावर 2 हो जाएंगी, और नीचे a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको कि कैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया √5 प्लस √3 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, और 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूंगा, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे, तो ए स्क्वायर का 5 आ जाएगा, बी स्क्वायर का 3 आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले के और √5 गुणा √3, सही है, अपॉन 5 में से 3 गए 2, ठीक है। 5 और 3 8, 5 और 3 8 प्लस 2 अंडर 5 दिया 15 अपॉन 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 √3, यानी कि 5 और 2 5 और 3 8, 8 प्लस 2 अंडर 15 अपॉन 2। अब देखो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 बच्चे और यहाँ बचा √15 और √15 बचे और यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 4 प्लस √15, ये हमारा आंसर आ गया 4 प्लस √15। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैनेज करना अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैं स्लाइड पे बना के आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, वाइट बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं जल्द ही आपको क्वेश्चन अगर कमेंट करोगे तो वाइट बोर्ड भी करा सकता हूँ, सही है। तो अभी फ़िलहाल में ऐसे ही देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो एक फार्मूला बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। फार्मूला ये है कि किसी चीज़ की आय जो है, आय बराबर क्या उसका प्राइस है गुणा क्या उसकी खपत है। तो आय बराबर प्राइस गुणा खपत, यानी कंजम्पशन। इनकम बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, देखो ऐसे यूज करेंगे। तो ये फार्मूला है, क्वेश्चन है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, अब मूल्य 30% घट गया तो 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/10। 30% की फ्रैक्शन 3/10। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर डिटेल में जानना हो आपको कि 30% की फ्रैक्शन कैसा आई तो बाद की बात है, बाद में बताऊँगा आपको। 30% का मूल्य घटाने पर तो 10 की चीज़ ही, यानी कि प्राइस पे बात कर रहा हूँ, 10 की चीज़ ही 3 घटाने पर यानी कि 7 की रह गई, ठीक है। उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, यानी कि 5 की चीज़ ही, यानी कि 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की चीज़ एक बढ़कर 6 हो गई। देखो ये हो गई क्या, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आय क्या, आय ये हो जाएगी। तो आय बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। तो बिक्री या सेलिंग। तो यहाँ देखो कुछ कट रहा है, यहाँ पे है कट रहा है, चलो नहीं काटेंगे, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा ऐसे। 10 पंजे 50 अपॉन 7 छंग 42। अब देखो यहाँ पर मुझे 100 बनानी है, ऊपर 100 बनानी है तो 2 से गुणा कर दूँ। जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से मैं नीचे भी गुणा करूँगा, दोनों समान करने पड़ेंगे। मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा सा, सही है। 100 50 दूनी 100 और अपन 42 दूनी 84। अब देखो तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि आय पहले 100 थी, आय कितनी थी 100 थी, अब घट के कितनी रह गई, यानी कि 84। तो कितनी घट गई, यानी कि 16% क्या हुई, घट गई है। 16% क्या हुई, घटी। तो उसकी आय क्या हुआ, 16% घटी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 16% आंसर, यानी कि कमी हुई या घटी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 34 के बाद 35वां क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, अब सुनो, मैं एक अच्छे लेवल का, मतलब अच्छे हिसाब से ये क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ। जैसे 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, देखो 4 खिलाड़ी, ये है तुम्हारा 4 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 18.5 वर्ष। यहाँ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है। अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो यानी कि एक व्यक्ति और बढ़ा लो, किसे, कोच को, एक व्यक्ति बढ़ गया तो कितने हो गए व्यक्ति, 5। तो अब उम्र कितनी हो गई, औसत उम्र, तो औसत उम्र में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, यानी कि पहले जो औसत उम्र 5 रही होगी अब कितनी हो जाएगी, 6। तो 5 की वैल्यू इतनी है, यानी कि 5, अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, ठीक है। 5 यूनिट बराबर 18.5, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। देखो 5 3 15, इतने से गुणा हो रही है, यहाँ से काट के देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, 5 3 15 और हो गए 3 35, 5 7 35, यानी कि 3.7 जो आ रही है वो आ रही है हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ 3.7 से हम गुणा कर देंगे, 3.7 से गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 6 7 42 और 6 7 42, 6 3 18 और 6 7 42, तो 18 और 4 22, 22.2, यानी कि 22.2 ये हमारा आ रहा है यहाँ पे, सही है। अब देखो क्या करते हैं,
क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे और कैलकुलेशन करनी है, और भी कैलकुलेशन करनी है। बाद में देख लेना आप कि कैसे कैसे 1 यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने, वीडियो पॉज करके या पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, देखो बढ़ कितना गया, बढ़ कितना गया, ये बढ़ गया तुम्हारा 18.5 से 22.5 हो गए, कितने बढ़ गए 4, ये 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी गुणा मुझे इससे करनी है और इसकी गुणा मुझे इससे करनी है, ठीक है। तो कुछ हम गलत कर रहे हैं, कुछ हम गलत कर रहे हैं, चलो अभी देखते हैं, 1 मिनट, कहाँ कुछ गलत कर रहे हैं। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो दोबारा करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु जो है 18.5 वर्ष है, ठीक है। अगर उनकी कोच की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो कोच की उम्र बढ़ जाएगी, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो 1 बढ़ गया, तो कितनी हो गई, यानी कि तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो 20%, इस 18 का 20% देख लो, 18 का 20% कितना हो गया, यानी कि 20% बढ़ जाती है। तो 18.5 का मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 20%, 20% मतलब 5 की वैल्यू 5 से 6 हो गई, ठीक है। 5 3 15 और 3 35, 5 7 35, कितना हो गया, 6 3 18, 18 6 7 42, 42, अच्छा ये हो गया, सॉरी यहीं पे गलत कर रहे थे। तो कितना हो गया, 6 3 18, 18 और 7 6 42, 18 4 22, 22.2 इसका ये आ रहा है कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे हम, सही है। अब यहाँ देखो ये कितना बढ़ गया, 18.5 से 22.5 हो गया, सही है। तो यहाँ 2 में से 5 गए, कितने बचे, सॉरी 12 में से 5 गए 7, और इधर बचे हमारे 2 1, यानी 21 में से 18 गए तो ये 3 बचे, ठीक है। तो इतनी हमारी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन गुणा इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है, ठीक है। तो ये 22.5 से कम, यानी कि 22.5 नहीं है 22.5 है, ठीक है। 22 से कम, 22.5 से कम 22.5 प्लस ये कितना हो गया, यानी कि 3.7 की वैल्यू गुणा 4 से करनी है। तो 4 3 12 और 7 चौक 28, यानी 12 और 2 14, 14.8, 14.8 ये हो गए, 14.8 ये हो गए। अब देखो 22.5 और 14.8 कितने हो गए, 22, अभी हम गलत कर रहे हैं कुछ फिर भी, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, सही है, 22.2 है, ये कितना है 22.2। तो देखो ये हो गया, मैं दोबारा यहाँ पे मिटा के कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ कि ये कितना हो गया 22.2। तो 22.2 और 14.8 कितने हो गए, तो 22 और 15 37, 37 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 37 हो जाएगा जोड़ के। तो ये कितना हो गया 37, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 37 है। यहाँ थोड़ी समझाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारे हिंदी के हो गए, हिंदी के हो गए हम, ये क्वेश्चन इधर भी हिंदी इंग्लिश, ये इंग्लिश के हो गए, नहीं देखना है हमें। अगर आप चाहें तो देखते हैं, बाद में करा सकते हैं आपको। ये रीजनिंग है, रीजनिंग भी नहीं कराऊंगा मैं, ईजिली क्वेश्चन है, सभी कर सकते हो। मुझे केवल जीएस वो सॉरी क्या नाम है मैथ ही कराना है, तो मैं मैथ पे फोकस करूँगा अभी आज के लिए। और क्वेश्चन कहाँ गए मैथ के, चलो अब शायद पैराग्राफ ही रह गए जो टेबल फॉर्म में आते हैं। ये है, देखो ये है डीआई वगैरह क्वेश्चन रहेंगे। डीआई के क्वेश्चन भाई साहब 20 आए थे, 5 क्वेश्चन वो हो गए आपके और 20 क्वेश्चन डीआई के, जहाँ की बच्चा बहुत ज़्यादा हिलकता है, ठीक है, डीआई के क्वेश्चनों में। तो डीआई के क्वेश्चन है, देखो एक ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात मतलब दर्शाया गया है, सही है। तो यहाँ डीआई थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी गई है, जहाँ बच्चा हिलक सकता है और गलती भी कर सकता है। चलो देखते हैं। तो इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है, यानी कि एक बात समझो, यहाँ पॉइंटों में अनुपात है, ठीक है, और इतिहास और भूगोल का है। तो एक बात मैं इस डीआई को कराने से पहले समझा दे रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसका अनुपात मान लो कि 125 है, यानी कि ये है 1.25 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसे पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे तो 125 तो हो गई हिस्ट्री हमारी और 100 हो गई हमारी ज्योग्राफी। इसका मतलब ये है, बताने का मतलब ये है, सही है। जब तक ये चीज़ नहीं समझोगे तब तक हम मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब देखो क्वेश्चन पाते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहे हैं भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर क्या कि इतिहास और भूगोल के, अभी हमने ये पढ़ा था कि इतिहास ऊपर और भूगोल नीचे, इतिहास और भूगोल का अनुपात है।
ठीक है। अब ये कहना है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए तो बताओ कितने लोग हैं ऐसे। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा कैसे आएगी? ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा तब आएगी जब नीचे छोटा अंक दे रखा हो। यानी कि जो भी देखो ये वैल्यू है ये कम है, ये वैल्यू 1 से कम है तो मतलब ज्योग्राफी ज़्यादा होगी, 1 से कम है ज्योग्राफी ज़्यादा होगी। यहाँ हिस्ट्री ज़्यादा है, यहाँ हिस्ट्री ज़्यादा है, यहाँ हिस्ट्री ज़्यादा है। ठीक है। तो ये 3 हो गए, ये हो गए 3, ये 3 हो गए जहाँ पे ज्योग्राफी यानी कि हिस्ट्री ज़्यादा है ज्योग्राफी से। सही है। देख लो 1.25, 1.4, 1.55 ये तो छोटी संख्या हो गई, तो ये कैसे हो जाएंगी? अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसे अनुपात हो गया। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अगर मैं हिस्ट्री को देखो 125 है, 125 को मैंने बता दिया आपको 5/4 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हैं। सही है 5/4। अब देखो ये ज़्यादा हो गया, ज्योग्राफी से हिस्ट्री ज़्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें लेकर रखा हूँ 35 तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 35/35। ठीक है। 0.35 का मतलब 35/100। सही है। 35/100 का मतलब 5 7 35 और 5 BCM 100। भाई साहब ये ज़्यादा है क्या? ये तो कम है, ये ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है। तो अगर 1 से ऊपर निकल रही संख्या तभी ऊपर वाली संख्या ज़्यादा होगी, अगर 1 से कम है पॉइंटों में है तो ये ऊपर वाली संख्या छोटी होगी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अभी कितने हैं भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा? इतिहास में 3 अंक, 3 लोगों ने इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अब देखो आ गया ना, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब यहाँ कम देखने हैं तो कम का मतलब है जो 1 से कम है वैल्यू, यानी कि पॉइंटों में जैसे 0.35 है, 0.85 है, वो हमारे आंसर होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो कौन से हैं भूगोल की अपेक्षा कम? तो देखो ये हो गए हमारे, एक ये ज्योग्राफी यानी कि इतिहास की अपेक्षा भूगोल में कम है, एक ये। ठीक है। और एक ये, तो ये हो गए 4 लोगों ने यानी कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं। सही है। तो 4 लोग हैं। अब ये मैं गिना दूँ कौन से हैं, 1 2 3 और 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर